प्रिय दोस्तों, कमांडर सुधीर कुमार अपने यूट्यूब चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया पे मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा फिर आपके समक्ष रख रहा हूँ। और जैसे आपको पता ही है कि मैं इन डेप्थ एनालिसिस किसी भी सब्जेक्ट की करता हूँ और एक रिसर्च के बाद में ही आपके समक्ष रखता हूँ। ये युवाओं के साथ में जो मैंने इंटरेक्शन किया है पिछले 7-8 सालों में, मैं उसका एक और आपके सामने एक एनालिसिस रख रहा हूँ और आप मुझे बताइए कि आपको पसंद आया या नहीं। एक मुद्दा चल रहा है कि बड़ी मुश्किल से जो है ना गवर्नमेंट पेंशन दे पा रही है। हमारे फौजी भाई हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी पेंशन मुश्किल हो रही है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, इवन द आर्म फोर्स एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपनी पेंशन खुद कमा रहे हैं 2004 के बाद। वो एक कंट्रीब्यूट करते हैं हर महीने। लेकिन मैं एक इंडियन नेवी का वेटरन हूँ। मैंने जो कमीशन लिया है वो 1 जनवरी 1983 में लिया है और मुझे मेरी पूरी तनख्वाह गवर्नमेंट से, मतलब पेंशन, मैंने 2006 में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया तो मुझे पूरी पेंशन गवर्नमेंट दे रही है। OROP 1 पेंशन का भी जो एरियर आया और उसके बाद में जो पेंशन बढ़ी वो भी गवर्नमेंट दे रही है। और जो DA के एरियर बढ़ रहे हैं वो सारे मेरे लिए एप्लीकेबल हैं और मैं पूर्णतः सुरक्षित हूँ। लेकिन आज का जो युवा वर्ग है वो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा है। दूसरी बात यह है कि पेंडेमिक की वजह से जो ये कोविड-19 से जो हमारी अर्थव्यवस्था को एक धक्का लगा है और जो इफ़ेक्ट पड़ा है, उसका भी एक असर ऐसे आया है कि DA की किस्त वो 1 जनवरी 2020 से जो एप्लीकेबल थी उनको गवर्नमेंट नहीं दे पाई है अभी तक। लेकिन जुलाई में सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और सभी पेंशन धारकों को गवर्नमेंट ने जो 11% का जो DR में जो इजाफा हुआ है वो सबको पेमेंट कर दिया गया है। और अभी ये देखना है कि 4% और जो बढ़कर आता है तो वो 1 जुलाई से जो एप्लीकेबल होगा, जो भी 3 या 4%, वो भी शायद गवर्नमेंट दे देगी। लेकिन शायद एरियर का जो है ना मुश्किल हो पाएगा। तो युवा वर्ग का, स्पेशली जो गवर्नमेंट सर्विसेज ज्वाइन कर रहे हैं, उनका सोचना है कि हमें क्यों नहीं ये पेंशन मिलती। जबकि दूसरी तरफ उनका तर्क है कि एक जो राजनीतिज्ञ है वो ना तो पढ़ा लिखा है, ना राजनीति का ये है कि वो क्रिमिनल केसेस में भी इन्वॉल्व है और काफ़ी जो है वो 35% से लेके 46% में डिफरेंट असेंबलीज में और इवन पार्लियामेंट के अंदर भी जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग जो इलेक्शन लड़ के आते हैं, उनको पेंशन का यदि एक एनालिसिस में आपके सामने रख दूं तो उनको 4-4 पेंशन मिल सकती है। 4 पेंशन कैसे मिल सकती हैं? मान लिया एक आदमी सबसे पहले MLC बना स्टेट लेवल पे, उसकी एक पेंशन हो गई। फिर उसने MLA का इलेक्शन लड़ा तो फिर उसकी वो दूसरी पेंशन होगी। अब उसको राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया पार्टी ने उसके करियर को देखते हुए, तो राज्यसभा से उसकी तीसरी पेंशन होगी। अब उसने राज्यसभा से फिर लोकसभा का इलेक्शन लड़ा तो इस तरीके से वो 15 से 20 साल में या उससे कम समय में भी इस तरीके से इलेक्शन लड़के वो 4 पेंशन प्राप्त कर सकता है। ये तो सबसे ज़्यादा मात्रा है पेंशन की। लेकिन ज़्यादातर पॉलिटिशियन ऐसे ही हैं जिनको 2, 3 और 4 और सारी गवर्नमेंट की सुविधाएं, जब वो मिनिस्टर भी नहीं है, जब वो MLA भी नहीं है, MLC भी नहीं है, वो पूरी उम्र उनको मिलती रहती है। उसके साथ साथ बड़े बड़े बंगलों, उनको मेंटेन करने का खर्च, उनकी सुरक्षा में खर्च, VIP और ऐसे लोगों की जो सुरक्षा में खर्च है वो करीब 47-48 हज़ार लोग उसमें लगे हुए हैं और उसका खर्चा है करीब 2.5 से 3,000 करोड़ प्रति एक वर्ष। ये जो दिल्ली के अंदर जो लोटियन बेंगलो जो दिए गए थे, ये एक तरीके से विचारधारा थी ब्रिटिशर्स की कि हम आज़ाद के बाद भी शायद इस किंगशिप को मेंटेन करके रखेंगे
और ये दिखाएंगे कि ये लोग जो चुनकर आए हैं ये भी किंग से कम नहीं है, इनको सारी सुविधाएं दी जाएं, इनको जो है ना ये बड़े बड़े जो है ना घर दिए जाएं जिसमें 5-5, 7-7 एकड़ और 3-4 एकड़ ज़मीन हो, उनको उसमें मेंटेन किया जाए। तो ये कहाँ तक उचित है? आज युवा वर्ग बहुत ही एस्पिरेशंस रखता है, वो हर जगह जो है ना कंपैरिजन देख रहा है। और युवा का कहना ये भी है कि अभी ये देखा गया कि पिछली गवर्नमेंट ने जो कांग्रेस के द्वारा जो एक तरीके से बैंकों से बहुत ही अधिक मात्रा में लोन दिए गए, करीब 33.5 लाख करोड़ रुपया जो है ना वो बांट दिया गया वो सारी बिजनेसेस को, टॉप बिजनेसेस को, चाहे उसमें 12 बड़े अकाउंट हो, 100 और अकाउंट हो, और उस पैसे को जो वापस नहीं आया गवर्नमेंट के पास में, वो एनपीएस बन गए, नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स बन गए हैं। नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स को सिर्फ मुश्किल से उसकी जो वैल्यू है वो करीब 5 लाख करोड़ ही आ पाई है, और 5 लाख करोड़ रुपया फिर एक तरीके से टैक्स पेयर मनी जो है ना गवर्नमेंट को इन्फ्यूज करना पड़ा है लिक्विडिटी क्रंच को दूर करने के लिए बैंकों में। तो युवा का कहना है कि एक तरफ गवर्नमेंट 5 लाख करोड़ तक का प्रावधान कर सकती है, और दूसरी तरफ जो है ना उसको डीए और डीआर देने में भी उसको एक तरीके से पैंडेमिक में एक व्यवधान उसके सामने आया। तो उनका कहना है कि पॉलिटिशियंस अपने को क्यों नहीं अकाउंटेबल रखते। तो ये मेरा काफ़ी गहन अध्ययन करने के बाद में ये आपके समक्ष में रख रहा हूँ कि शायद ये उचित नहीं है। और अब मैं एक कथन, एक स्टेटमेंट करना चाहूँगा कि राजनीतिक कैरियर यदि एक समाज सेवा है तो फिर उसमें तनख्वाह क्यों, सैलरी क्यों? और यदि एक नौकरी है और यदि राजनीतिक कैरियर एक नौकरी है तो उसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्यों नहीं होनी चाहिए, उसमें क्वालिफिकेशन क्यों नहीं होनी चाहिए, एक फिजिकल फिटनेस क्यों नहीं होनी चाहिए, उसमें एक इंटरव्यू क्यों नहीं होना चाहिए जैसे और सभी सर्विस में होता है जिसमें पेंशन मिलती है। तो इन सब चीज़ों की एक कंपैरेटिव स्टडी करके और इन डेप्थ एनालिसिस करके मैं सामने रख रहा हूँ। और ये मुद्दा काफ़ी गहन है, इसमें काफ़ी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर लिया है कि राजनीतिक को 4-4 पेंशन मिल सकती है, हर एक कोई कम से कम एक तो है सभी के पास में, बस 2-2, 3-3 और 4-4 पेंशन काफ़ी पॉलिटिशियंस जो है ना ले रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है, इसको एकदम से रोका जाए। और जो हमारे सुरक्षा कर्मचारी हैं जो 24/7 जो बाउंड्री पर बैठे हैं, जो अपने देश के लिए अपने प्राण देने की, अपनी शहीदी देने के लिए एक पल भी नहीं सोचते, क्या उनकी पेंशन गवर्नमेंट को नहीं देनी चाहिए? क्या उनके डीए और डीआर एरियर्स और ये नहीं देने चाहिए? तो ये दोनों तरीके से मैंने पूरा अध्ययन करके आपके समक्ष रखा है। यदि आपको पसंद आए तो आप इस YouTube को लाइक करिए, और यदि आप लाइक कर रहे हैं तो अभी तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं किसी राजनीतिक पक्ष में ना पढ़कर बिल्कुल एक निष्पक्ष रूप से आपके सामने इसी तरीके से जो गहन मुद्दे जो भारतवर्ष में है, जो युवा पीढ़ी के जो दिल में काफ़ी गहरी जगह करे हुए हैं और जो युवा पीढ़ी उसका समाधान चाह रही है, वो मैं आपके समक्ष इसी तरीके से रखता रहूँगा। और यदि आपको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो प्लीज़ अपने कमेंट करना ना भूलें, और आपको डिसलाइक भी करिए। मैं बिल्कुल खुल के आपको कह रहा हूँ, ना तो मुझे कमांडर सुधीर को अपनी कोई पॉपुलैरिटी चाहिए, ना ही कोई मैं अपने YouTube चैनल में अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ाना चाहता हूँ या अपने लाइक बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि जिस तरीके से मैंने 24 साल देश की सेवा भारतीय नौसेना में करी, उसी तरीके से अब मैं एक वेटरन हूँ, मुझे पेंशन मिल रही है, तो मैं सोचता हूँ कि किस तरीके से मैं देश की सेवा करता रहूं। और मैं सोचता हूँ कि इस चैनल के द्वारा जो मेरे युवा हैं या जो एक कॉमन एक
मैन है वो आज भारतवर्ष में उसकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, उसके एस्पिरेशंस क्या हैं, वो आपके समक्ष रखता रहूं और फिर जो आपसे जो सुझाव आए मैं उसको भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक या कंसर्न मिनिस्ट्री तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।